नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हमारा एक कार्यक्रम आता है संतुलन का समीकरण, जिसमें हम किसी एक विषय पे बातचीत करते हैं। तो इस बार हमने बातचीत की थी कि खेल क्यों है दुनिया में हम फेल। और जब हम ये बातचीत कर रहे थे तो हमको बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ खेल के बारे में मिली जो हमको चौंकाती है, या हमको लगता है कि हमको अपने दर्शकों के साथ इसको साझा करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि हमको लगता है कि कुछ चमक धमक हमको खेल में दिखता है, वो खास करके क्रिकेट में, या अभी ओलंपिक हुआ और उसमें जो 6 पदक हम लोगों ने जीत के लाया और जिन खिलाड़ियों का नाम हुआ और उनके बारे में हमको लगा कि ये थोड़ा ग्लैमरस है। कुछ खिलाड़ियों के बारे में पता चलता है कि उनको बहुत सारा पैसा जो है विज्ञापन कंपनियां देती हैं, पर हकीकत में खेल की क्या स्थिति है, जमीनी क्या सच्चाई है, ये जब हमने लोगों से जाना जो खेल से जुड़े तो बहुत चौंकाने वाली बात समझ में आई कि जो खेल संघ है उनके पास इतना बजट ही नहीं होता कि वो खिलाड़ियों को अच्छी जगह रुकवा सकें। कोई धर्मशाला में रुकते हैं, कोई दरी पे सोते हैं, उनको डाइट भी नहीं मिलती ठीक से, उन जो खिलाड़ी को जो डाइट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलती। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बचपन से तो खिलाड़ियों को पहचानने का प्रतिभा वाला कोई कार्यक्रम नहीं चलता है। खेल जो है वो बहुत सेकेंडरी है। स्कूल के मैदान स्कूल से गायब हैं। जो सार्वजनिक मैदान है उन पर भी कहीं हम देखते हैं कि कोई मेला लगता है, कोई प्रवचन होता है। तो अलग अलग लेवल पे हम जब जाते हैं, स्कूलों में खेल वाले टीचर नहीं है, माता पिता की कोई रुचि नहीं है खेल में। हाँ, वो खेलना उतनी ही देर के लिए बोलते हैं जब बच्चे को मोबाइल पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा मैदान में चला जाए। बच्चे के साथ दिक्कत है कि मैदान कहाँ है, खेलेगा क्या और क्या खेल कर उसका कैरियर बनेगा। जो नौकरी में 2% का आरक्षण खेल के लिए रखा गया था उसकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। खिलाड़ियों को ना तो उसका आरक्षण मिल रहा है ना नौकरी मिल रही है। अब ऐसे में जब हमारे एक कहावत है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब पढ़ने लिखने के बाद भी नवाब नहीं बन रहे हैं, खेलने कूदने की क्या स्थिति है वो हम देख रहे हैं। तो जो बातचीत हमने सुनी वो बहुत एक प्रकार से तकलीफ देती। भारत में और छत्तीसगढ़ में प्रतिभावान खिलाड़ी और प्रतिभा की पहचान की सुविधा की हमको लगता है जरूरत है। अगर हम अपने खिलाड़ियों को बचपन से पहचानेंगे जैसा कि विदेशों में होता है तो निश्चित रूप से हम बचपन से ये फोकस करेंगे कि ये खिलाड़ी किस क्षेत्र में किस तरह से काम कर सकता है। दूसरा, हमारी एक बात समझ में आई कि जो खेल संगठन और खिलाड़ियों को मजबूत करने की जरूरत है। खिलाड़ियों को रोजगार और लाइफ सिक्योरिटी अगर देंगे तो उसमें खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और माता पिता को लगेगा कि हाँ भाई ये खेलेंगे तो इनका जीवन या भविष्य सुरक्षित रहेगा। खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कहीं ग्राउंड नहीं है तो कहीं कोच नहीं है। आर्थिक सपोर्ट देने की जरूरत है और इसमें बहुत सारे एनजीओ आगे आ सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग समूह आ सकते हैं, जो सरकार के पास खनिज का फंड हो सकता है वो भी इसमें दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी की जा सकती है। अच्छे कोच की जरूरत है। जो खिलाड़ी अगर नहीं मिलेंगे अच्छे तो वो ढूंढेंगे तो उनके लिए कोच होंगे, और अगर उनको पर्याप्त खाने पीने की सुविधा होगी, वहाँ पे साधन होंगे तो खिलाड़ी जो हैं वो निश्चित रूप से प्रतियोगिता के लिए तैयार होंगे। और प्रतियोगिता लगातार हो, ऐसा नहीं कि साल में 2 प्रतियोगिता हो, कम से कम 15 से 20 प्रतियोगिता यदि खिलाड़ी उसमें भाग लेगा अलग अलग स्तर पे तो उसकी तैयारी दिन पे दिन मंझेगी और वो बेहतर बनेगा। जमीनी स्तर पे खिलाड़ियों को पहचानना और उनको तराशने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकता कि हम एकलव्य की बात करें या हम कहें कि साहब वो अपने मन से सीख लेगा, तो ये संभव नहीं है। जो हमारे सुदूर अंचल हैं, खास करके आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जिस तरह के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो काम मैं समझता हूँ कि अभी हमने नारायणपुर में जो वहाँ का आश्रम है, उस आश्रम में हमने देखा कि किस तरह से फुटबॉल को लेके तैयारी की जा रही, कैसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही। उस तरह का यदि अलग अलग समाज के संगठन और एनजीओ इसमें भाग लेंगे तो निश्चित रूप से जो काम नारायणपुर में हो रहा है उस तरह का काम हर प्रदेश में हर जगह होगा। सरकार के स्तर पर भी जिस तरह से खेलों को देखना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं। खिलाड़ियों को जो स्कूली स्तर पर पहचानने का काम होना चाहिए और अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो देश भर के अच्छे संस्थान हैं, जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनको भी हर राज्य में जाना चाहिए। हर राज्य के 2-4 खेल, जैसे यदि हम एजुकेशन में देखते हैं कि कोटा जैसी जगह जो पीएमटी पीईटी के लिए है, ऐसे खेल के लिए जो है
वो भी अलग अलग राज्यों में कुछ खेलों को लेकर फोकस होना चाहिए कि इस राज्य में ये खेल तो इस राज्य की पहचान है और इसको हम यहाँ प्रमोट करेंगे। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मैंने कहा कि जो खाने की व्यवस्था है, वो यदि यात्रा करते हैं तो उनके ट्रेवल की क्या व्यवस्था है, उनको भत्ता किस तरह का मिलता है, सुविधाएं किस तरह की मिलती हैं, ये देखने की जरूरत। दूसरा, सभी खेलों के प्रति एक समान देखने की जरूरत है, कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि हम 2036 में जो है ओलंपिक की मेजबानी करने को तैयार हैं, तो क्या हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है, क्या हमने ऐसी व्यवस्था कर ली है, ये बहुत सारे सवाल भी हैं। और इन सवालों के बीच हम देखते हैं कि हमारे देश में जो हमारा, कई लोगों को लगता है, बातचीत में कहते हैं कि साहब देखिए दुनिया की हम सबसे बड़ी आबादी हैं, पर हमने पदक के नंबर में हम 71वें नंबर पे, 72वें नंबर पे हैं, तो हम पिछड़े क्यों हैं। तो जब हम ये सवाल करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमको ज़मीनी हकीकत को देखना पड़ेगा कि क्या समाज, क्या सरकार खेलों को उस तरह से प्राथमिकता दे रही है, क्या खिलाड़ियों के बारे में उस तरह का सोच है। ये मुझे लगता है कि ये भी देखने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं देखते और दूर से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे देश में जो बहुत परंपरागत खेल थे हमारे, हम तीरंदाजी में बहुत थे, हमारे यहाँ जितनी मिथक कथाएं उसमें हमारे यहाँ एक से एक तीरंदाज हुए, हम तीरंदाजी में बहुत अच्छे थे। हमारा परंपरागत खेल कबड्डी है, उसमें हमने बहुत अच्छा नाम कमाया। हॉकी में हम मेजर ध्यानचंद जो है उनके दिवस को लेकर खेल दिवस मनाते हैं, तो कभी हम हॉकी में सिरमौर हुआ करते थे, तो हम हॉकी में, फुटबॉल में भी हमारे देश में कुछ राज्यों में फुटबॉल को लेकर भी अच्छा खासा क्रेज है। खो खो जो है बहुत सारे जगहों पर खेला जाता है, कई राज्यों में प्राथमिकता से खेला जाता है। तो ये जो खेल है, शतरंज है, कुछ खेल इंडोर हैं, कुछ आउटडोर हैं, पर जो इंडोर हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, आउटडोर हैं क्या उनके लिए मैदान है, एस्ट्रोटर्फ का मैदान है, फुटबॉल के लिए मैदान है, कोच हैं, ये बहुत सारी जो बातें हैं जो पता चलती है कि जो खिलाड़ी जो नेशनल खेल के आते हैं, जो मेडल लाते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं है। केवल अगर खेलों में कहीं पैसा दिखता है तो क्रिकेट में है, इसलिए क्रिकेट बोर्ड में बड़े से बड़े लोग आना चाहते हैं। वहाँ खिलाड़ी रातों रात, ऐसा लगता है कि जब IPL में आ गए या वनडे में आ गए या अंतर्राष्ट्रीय टीम में सेलेक्ट हो गया तो उनका नाम होता है, उनको विज्ञापन कंपनियां काफ़ी कुछ विज्ञापन देती हैं। पर क्या हमारे समाज के जो कारपोरेट लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, जो NGOs हैं, क्या वो रामकृष्ण मिशन की तरह किसी खेल को, किन्हीं बच्चों को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये भी जिम्मेदारी दे सकते हैं यदि सरकार चाहती है कि 2036 में हम ओलंपिक की मेजबानी करें, तो जिस तरह से स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री ने अपील की थी, क्या वो अपनी पार्टी से और नेताओं से अपील करेंगे कि मोहल्ले के पार्षद अपने मोहल्ले के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनकी पहचान में सहयोग करें, उनके लिए मैदान, खेलने की व्यवस्था, इसमें वो उनका साथ दें? क्या उस जिले के कलेक्टर इस काम को करेंगे? पर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ खेल बहुत ही अंतिम प्रायोरिटी है। सबसे पहले माता पिता की प्रायोरिटी होती है कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, खेल जो है वो उनके लिए सेकेंडरी होता है। पर खेल जो होता है वो हमारे देश में जिस तरह के हालात हैं उसमें खेल बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि खेल जो है हमें आपसी एकता सिखाता है, जात पात से ऊपर हटके हमें सिखाता है। खेल भावना जो होती है, वहाँ मैदान में कोई किसी प्रकार का जात समाज नहीं होता है। तो मैं आपके साथ, मेरे साथ जिन लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं, मैं उनके विचार आपके साथ सुभाष की बात में, क्योंकि वो जो बात मैं कह रहा हूँ दरअसल वो मेरी बात भी है और उन सभी लोगों की बात है जो कहीं ना कहीं जो खेल को प्रेम करते हैं, जो बहुत सालों साल से खेल से जुड़े हैं, वो सब लोग क्या क्या दुविधाएं हो रही है, क्या क्या तकलीफें हैं, हम उनसे सुनते हैं। देखिए, किसी भी खेल के लिए, ओलंपिक में जाने के लिए बहुत लंबी दीर्घकालीन योजना बननी चाहिए और इसमें गवर्नमेंट का पूरा तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें ग्रास रूट से ही खिलाड़ियों को लेकर ट्रेनिंग सेशन चलाना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहिए और विश्व स्तर के प्रशिक्षकों को रख के शुरू से ही आपको ये तय करना है कि ओलंपिक में भेजने से पहले उन्हें ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरने के लिए उनको कड़ा अभ्यास कराना पड़ेगा, उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, उच्च स्तरीय मैदान उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे ग्राउंड नहीं होंगे, अच्छी ट्रेनिंग
मटेरियल नहीं होंगे, अच्छे ट्रेनिंग कोच नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज़ें संभव नहीं है। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। सभी मेरे ख्याल से जितने भी सिटी या जो भी शहर है या छोटे से टाउन है, वहाँ पे हर जगह स्टेडियम होने चाहिए और प्रत्येक जो खेल है उनके कोच होने चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, देखा जाता है कि कोचेज नहीं है, किसी भर्ती नहीं होती है, जिस कारण से खिलाड़ियों को प्रॉपर बोले गाइडलाइन नहीं मिलती है और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी गेम में ही ओलंपिक है, क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, बट बाकी गेम है तो बाकी गेमों को भी वो देने, जैसे कि आप देखा जाए हमारे बिलासपुर बेहतराई में हॉकी का बना हुआ है स्टेडियम, रायपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है, तो वहाँ अच्छे कोचेस प्रोवाइड होंगे तो प्लेयर्स ज़्यादा ही निकलेंगे। हम चाइना को और यूएसए को और जितने ऑस्ट्रेलिया जितने भी आज पदक मेडल है, उनसे भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ गिनतियों में आता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि आज जो हमारे खिलाड़ी 140 करोड़ की देश में हमको मात्र 6 पदक मिले, जो एक इसका निश्चित रूप से हमको वो करना चाहिए कि आगे मेहनत करना चाहिए कि आगे इसमें कैसे मेहनत किया जाए, सरकार इसमें क्या हस्तक्षेप करके मेडल विजेताओं को जो इनाम बांट लिया, उसके अलावा खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बजट सेंक्शन करे और खिलाड़ियों को प्रॉपर सुविधा दे, तो निश्चित रूप से हम आगे विश्व में एक पदक मेडल में तालिका में हम आगे रहेंगे। ओलंपिक्स में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मेडल्स इसलिए नहीं आते क्योंकि हम लोग को बचपन से जैसे खेलने के लिए बोलते नहीं है कि बचपन से इस चीज़ में ऐसा बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो करो, और खास करके लड़कियाँ हर टीम बहुत कम दिखती है। बास्केटबॉल में लड़के बहुत रहते हैं और लड़कियां को ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ तो घर में रहते हैं, तो लड़कियों को ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे शॉर्ट्स है, ऐसे हाफ टी शर्ट में नहीं खेलने देते। पर ऐसे हमारे यहाँ पे बोले कि हमारे घर वालों ने बोला कि खेलो खेलो खेलो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि जहाँ हम लोग को मेडल नहीं लगा, ओलंपिक इतने बड़े शहर गए थे, पेरिस गए, वहाँ हम लोग को मेडल नहीं लगा, बस उसीलिए खेल रहे कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, एक मेडल दिलाना है। बॉल ऐसा खेल है कि जो बॉल के साथ 90 मिनट हमेशा नहीं खेलते हैं। आपके पास मुश्किल से एक प्लेयर के पास मुश्किल से 2 मिनट टोटल पूरे 90 मिनट के मैच में बॉल आती है, मतलब बाकी मिनट सिर्फ बिना बॉल के दौड़ रहा है, तो ये शायद बोरिंग हो सकता है। तो वो जो मेंटालिटी लगती है कि मुझे बिना बॉल के दौड़ना है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आप ये सब चीज़ें ओवरकम करते हैं और आप इसको अपनाते हैं इस मेहनत को, तो आप डेफिनेटली बहुत हाई लेवल पहुंच सकते हैं। एंड जो टॉप लेवल फुटबॉल है, फुटबॉल की बात करें तो उसमें बहुत अच्छा भविष्य है। यूरोपियन फुटबॉल में इकोनॉमिकली देखा जाए तो काफ़ी पैसा है, जैसे हमारे इंडियन क्रिकेटर्स को मिलता है वैसे ही फुटबॉल में मिलता है बाहर। इनफैक्ट इंडियन फुटबॉलर्स को भी काफ़ी इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी इनकम है उनकी, ISL में देखते हैं मिलता है। और ये सारे स्पोर्ट्स के लिए बस आप एक बार मेहनत करके आप टॉप लेवल पहुंच जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर है स्पोर्ट्स में। रोल मॉडल की तरह हमें ऐसे स्टेट्स को भी देखने की आवश्यकता है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि अच्छे चीज़ों को सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो स्टेट्स अच्छा कर रही है उसको एक रोल मॉडल के तौर पर हम देख सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ क्या अच्छा हो रहा है। और रहा सवाल खेल का, तो खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में व्यापक संभावनाएं हैं। आपने बात किया जसपुर का, जसपुर बस्तर इलाका आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर खिलाड़ियों में इतनी ज़्यादा क्षमता है कि यदि उनको तराशा जाए, और जैसा मैंने कहा कि जिस खेल में जो खिलाड़ी हमें नज़र आ रहा है कि आगे बढ़ सकता है, वो टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन करते हुए उस खिलाड़ी को उस खेल में आगे बढ़ाया जाए। तो अभी आपने सुना कि खेल को लेकर हमारे यहाँ किस तरह की माहौल है, किस तरह हमारे यहाँ असुविधा है, बजट का कोई प्रावधान नहीं है, खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है। बावजूद इसके खिलाड़ी अपने तय प्रयास करते हैं, उनके भीतर यदि कोई ललक होती है तो वो खेल मैदान में जाते हैं। वो खिलाड़ी बहुत किस्मत वाले हैं जिनके माता पिता उनको आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि वो खेल के लिए आगे आएँ। तो निश्चित रूप से हम ये अफसोस मनाते ना रहें कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी ने इतने पदक जीत लिए, पर उन देशों में खेलों के लिए क्या सुविधा है, किस तरह से बचपन से प्रतिभाओं को पहचाना जाता है, क्या हम उस तरह का वातावरण बनाने के लिए तैयार हैं, क्या समाज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्या जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, शिक्षण संस्थाएं जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं क्या उनको वो विशेष रूप से अगर कोई बोनस नंबर भी दे रही है, पर उनके साथ क्या एक अलग तरह से उनको सुविधा देकर उन पर फोकस किया जा रहा है, कोई द्रोणाचार्य उनके लिए तैयार हो रहा है क्या, किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग, कितने खेल आयोजित हो रहे हैं साल भर में कि बच्चा हर प्रतियोगिता में जाए और अपने को मांझे, और जब वो खेल कर आए और बड़े पदक जीत के आए
तो उसके लिए क्या नौकरी की व्यवस्था है। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी, तभी हमको लगता है कि ज़मीनी स्तर पे खेल जो है वो पूरे देश में दिखेगा। वरना हमारे लिए ये अफसोस ही होगा कि हम कुछ खिलाड़ियों को, अगर हमारी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी हमने देखा कि अभी फोगाट जो थी वो पिछले साल पूरे खिलाड़ी आंदोलन कर रहे थे, सरकार का रवैया उस मामले में कुछ और था। जब उन्होंने रजत पदक जीता और वो किन्हीं किन्हीं कारणों से उससे बाहर हुई तो हरियाणा ने उनको सिर आंखों पे उठाया। तो क्या हम लोग इस तरह से देखेंगे कि राष्ट्र की शान भी समझते हैं हम खिलाड़ियों को, पर वो कितने खिलाड़ी हैं? अगर 140 करोड़ की आबादी में मात्र 6 पदक आ रहे हैं तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि क्या इसके लिए खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? नहीं, दरअसल इसमें कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता, समाज की प्राथमिकता और हमारे आसपास का वातावरण खेल के लिए कैसा है, ये सोचने का विषय है। नमस्कार।